वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रीट मेंस 2025 जो कि 26 में होने वाली है। वीडियो और लैब असिस्टेंट, RPSC, RS, MSSB राजस्थान के होने वाले सभी प्रीवियस एग्ज़ाम के विगत वर्षों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लिए रीट मेंस 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। आपको ये क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं बाद में। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए लोहागढ़ भरतपुर, बी चित्तौड़गढ़ किला, सी ऑप्शन नाहरगढ़ जयपुर और डी ऑप्शन जूनागढ़ बीकानेर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। डी ऑप्शन हो जाएगा जूनागढ़ बीकानेर। तो जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा जूनागढ़ बीकानेर दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। चलिए इससे संबंधित कुछ आपके और आने वाले रीट मेंस 2026 के पेपर में इस क्वेश्चन से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के प्रश्न जो बन सकते हैं उसके लिए भी मैं लेकर आया हूँ। पहला बिंदु है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 ईस्वी में राजा राय सिंह ने करवाया था। दूसरा है, यह राजस्थान का प्रमुख दुर्ग है जो कि पहाड़ी पर नहीं बल्कि समतल भूमि पर स्थित है। और तीसरा है, दुर्ग में स्थित फूल महल व कर्ण महल अपनी भव्य नक्काशी व चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। तो यह था पहला सवाल। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। यह महल मानव नहीं भूत प्रेतों के द्वारा बनाया लगता है। यह कथन रूडयार्ड लिपिंग ने के द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया है, यह आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन जो है वह है ए ऑप्शन तारागढ़ दुर्ग अजमेर के लिए कहा है, बी ऑप्शन तारागढ़ बूंदी दुर्ग के लिए कहा है, सी ऑप्शन मेहरानगढ़ जोधपुर के लिए कहा है, या डी ऑप्शन लोहागढ़ भरतपुर के लिए कहा है। तो रूडयार्ड किपलिंग द्वारा इस तरह का वाक्य किसके लिए कहा है, बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका तारागढ़ बूंदी दुर्ग के लिए ये कहा है। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा बताया गया है कि यह महल मानव नहीं भूत प्रेतों के द्वारा बनाया लगता है। इतनी उनकी भव्यता की उसने तारीफ की थी। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या बन सकते हैं आपके इनसे संबंधित। पहला बिंदु है, यह बूंदी के राव देवहाड़ा द्वारा 14वीं सदी में निर्मित एक भव्य गिरी दुर्ग है। दूसरा है, नाग पहाड़ी पर बना यह किला अपनी विशाल तोप गर्भ गुंजन के लिए प्रसिद्ध है जिसकी गर्जना भयभीत करने वाली थी। कहते हैं कि गर्भ गुंजन जो कि भीम बुर्ज पर रखी है इस दुर्ग में, जब ये चलती थी तो महिलाओं के गर्भ पात हो जाते थे, इतनी ज़ोरदार इनकी आवाज़ थी। तो इसीलिए यह गर्जना इसकी इतनी ज़ोरदार थी कि भयभीत कर देती थी। चलिए बिंदु नंबर 3 आपके सामने है। यह बूंदी शहर का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है जो अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर 1426 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला यह क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह भी लाठी श्रेणी से संबंधित है। आपको बताना है कि लाठी श्रेणी किससे संबंधित है। ए ऑप्शन लिग्नाइट से, बी ऑप्शन जल ब्रज से, सी ऑप्शन जिप्सम पट्टी से, या डी ऑप्शन पेट्रोलियम क्षेत्र से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन जल ब्रज से। लाठी श्रेणी जल ब्रिज से संबंधित है। चलिए और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाठी श्रेणी एक भूगर्भीय जल पट्टी से संबंधित है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है और पानी की कमी वाले थार मरुस्थल क्षेत्र में भूजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, भूगर्भीय जल पट्टी। लाठी श्रेणी जैसलमेर बेसिन में एक भूगर्भीय संरचना है जो भूजल भंडारों या जल व्रतों से जुड़ी है। दूसरा, इसका स्थान जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैली हुई है जो पाकिस्तानी सीमा के पास एक पट्टी नुमा क्षेत्र है। तीसरा है, महत्व क्या है इसका, यह थार मरुस्थल के एक जल संकटग्रस्त क्षेत्र में पाई जाती है और भूजल के उत्कृष्ट स्रोत के रूप में काम करती है। साथ ही इसकी अन्य विशेषताओं के क्षेत्र में सेवन नामक जो कि घास पाई जाती है जिसे लिलोन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिलोन भी कहा जाता है। इसके अलावा लाठी श्रेणी में चांदन नलकूप भी है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न वाले स्लाइड से कितने क्वेश्चन बने आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, विजय सिंह प्रतीक टोडगढ़ जेल से संबंधित है क्या, बिल्कुल सही जवाब है।
बी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो कि डी ऑप्शन आपका है जोरावर सिंह बरेली जेल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि जोरावर सिंह कभी जेल नहीं गए थे। चलिए और इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ये आपके सामने है। पहला है विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। तो विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके अजमेर के पास स्थित टोडगढ़ जेल में कैद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दूसरा है आपका अर्जुन लाल सेठी जो कि वेलूर जेल में कैद थे। अर्जुन लाल सेठी को निमेज हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें तमिलनाडु की वेलोर जेल में रखा गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बिंदु है केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल से इनका संबंध है। केसरी सिंह बारट को शाहपुरा में प्यारेलाल साधु हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इनको हजारीबाग जेल वर्तमान में ये कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है, जहाँ पर इनको रखा गया था। लेकिन चौथा जो पॉइंट था जोरावर सिंह, वो कभी जेल नहीं गए थे। उन्होंने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में हिस्सा लिया था और जीवन भर ब्रिटिश पुलिस से बचते रहे। उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया था और भूमिगत रहे, इसी कारण अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए चारों व्यक्तित्व, ये विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इस वीडियो से जुड़ा है या इस देख रहा है वीडियो को, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी साथियों पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन चैनल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और साथ में पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट और नोट्स आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। इसी के साथ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बागड़, इसका ऊपर चंद्र बिंदु है, बागड़ के नाम से जाना जाता है। यह आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको वागड़ नहीं बागड़ के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तर पश्चिमी राजस्थान, डी ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर पश्चिमी राजस्थान। मैं आपसे वागड़ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बागड़ पूछ रहा हूँ। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको बागड़ के नाम से जाना जाता है, तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। चलिए चलते हैं आगे, और इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जामों में बन सकते हैं या आ सकते हैं। पहला बिंदु है बागड़ और वागड़ के बीच अंतर क्या है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। वागड़ या फिर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आता बागड़ में, यह दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है, जिसे मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले इसमें शामिल होते हैं। साथ ही मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है बागड़, यह राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसे आंतरिक जल निकासी का मैदान भी कहा जाता है। यह अरावली के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करता है जिसमें शेखावटी क्षेत्र भी शामिल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बागड़ और वागड़ में क्या अंतर है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया है। आप अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके या फिर एक बार से देख के पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है, छठा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1572, बी ऑप्शन 1576, सी ऑप्शन 1582 और डी ऑप्शन 1590। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 1576। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध भयंकर रूप से लड़ा गया था। और इसके क्या परिणाम थे, क्या इसका रिजल्ट रहा, यह आपके सामने आगे इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसमें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपका है महाराणा प्रताप का मुगलों का प्रतिरोध। यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप द्वारा मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के कारण हुआ था। इसका कारण क्या था, तो मैंने आपको अभी बताया। युद्ध में महाराणा प्रताप ने कम सैनिक संख्या होने के बावजूद मुगलों को बहादुरी से सामना किया। यह उनके स्वाभिमान का एक प्रतीक था और मेवाड़ को मुगलों के अधीन होने से बचाया था। दूसरा है, यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध कहलाता है और इसको गुरिल्ला युद्ध क्यों कहते हैं। हालांकि मुगलों ने इसको सामरिक रूप से जीत का दावा किया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने या निर्णायक रूप से हराने में वह सफल नहीं हुए थे। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध, जो कि जिसको क्या कहते हैं छापामार युद्ध की नीति अपनाई, जो बहुत ही प्रभावी रही और मेवाड़ को मुगलों के अधीन होने से उन्होंने इसी के कारण बचाया, गुरिल्ला युद्ध के कारण। तीसरा बिंदु है राजपूत वीरता और प्रतिरोध का प्रतीक। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में राजपूतों की वीरता,
साहस, स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। महाराणा प्रताप का प्रतिरोध और संघर्ष एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में मौजूद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जामों में ये पूछा जा सकता है और इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। क्वेश्चन आपका है, हमेल आभूषण धारण कहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए सिर पर, बी ऑप्शन गले में, सी ऑप्शन हाथ पर और डी ऑप्शन पाँवों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन गले में। हमेल आभूषण को कहाँ धारण किया जाता है, तो गले में इसको धारण किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं इसके आने वाले एग्जाम में। हमेल राजस्थान का एक पारंपरिक आभूषण है जिसे महिलाएं कहाँ पहनती है, गले में। कहाँ पहनती है, गले में पहनती है। तो चलिए अगला बिंदु है, राजस्थान में गले में पहने जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं। तो आपके सामने है हंसली, तिमणिया, आड़, कंटी, रानीहार, नौलखा हार और चंद्रहार, बजंटी, हालरो, तुलसी, मांदलिया और चंपाकली। ये प्रमुख रूप से और अन्य प्रमुख गले के आभूषण मैंने आपको बताए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं ये सभी। आप इनको वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से पढ़ के या फिर किसी अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए ये। जुड़ जाइए आप सभी JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि राजस्थान की जो आपको मैं ये राजस्थान जीके वन लाइनर के रूप में या POI क्वेश्चन के रूप में मैं लेके आया हूँ आपके रीट मैथ्स 2026 के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। साथ ही लैब असिस्टेंट और आने वाले अभी वीडियो जो कि 2 नवंबर 2025 को होने वाला एग्जाम है, उसके लिए तो आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बीकानेर में, बी ऑप्शन करौली में, सी ऑप्शन रामगढ़ में या डी ऑप्शन जोधपुर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन गोपाल सिंह की छतरी करौली जिले में स्थित है। चलिए कुछ और क्या महत्वपूर्ण इस छतरियों से बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपके सामने में और कुछ महत्वपूर्ण छतरियाँ जो कि कहाँ पर स्थित है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहली आपकी है गेटोर की छतरियाँ जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में है। और इसके अलावा 84 खंभों की छतरियाँ यह है बूंदी में स्थित है। इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी अलवर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ हैं, तो जैसलमेर में है। आहड़ की महासतियों की छतरियाँ कहाँ हैं, तो उदयपुर में है। 32 खंभों की छतरियाँ सवाई माधोपुर में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है और जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आप यकीन ना मानिएगा, अगले एग्जाम में जरूर देखेंगे आपको कि छतरियों का क्वेश्चन अवश्य मिलेगा और इस क्लास से क्वेश्चन फिक्स से आने वाला है, किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किन महान संत को या किस को दिया जाता है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए दादू दयाल जी को, बी ऑप्शन रामानंद जी को, सी ऑप्शन धन्ना जी को या डी ऑप्शन पीपा जी को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन संत धन्ना जी को धार्मिक आंदोलन का राजस्थान में श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, आपके सामने है पहला पॉइंट, रामानंद के जो शिष्य और भक्ति आंदोलन में उन्होंने क्या योगदान दिया। तो धन्ना जी ने 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामानंद एक के शिष्य थे। जो धन्ना जी 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामानंद जी के शिष्य थे। उनका जन्म राजस्थान के कहाँ पर हुआ था, टोंक जिले में। टोंक जिले के दुआ गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान ईश्वर की भक्ति और समाज सेवा का संदेश दिया था। साथ ही इसके अलावा निर्गुण ब्रह्मा के ये उपासक थे और आडंबरों का ये विरोध करते थे। हालांकि शुरुआत दौर में वे मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन बाद में रामानंद के प्रभाव में इससे वह निर्गुण ब्रह्मा के उपासक बन गए। उन्होंने धार्मिक आडंबरों और दिखावे का विरोध करते हुए सच्ची भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने भक्ति में सरलता, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का एक भाव रखा था। तीसरा बिंदु है, गुरु ग्रंथ साहिब में उनके भजन क्या क्या हैं। तो उनके 3 भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। सिख धर्म में उनके भजनों को बहुत सम्मान दिया जाता है, जो उनकी आध्यात्मिक पहुंच और निर्गुण भक्ति की गहराई को दर्शाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले संत धन्ना जी। तो ये धन्ना जी किसके संत थे, शिष्य थे, तो संत रामानंद जी के शिष्य थे। ये भी बहुत ही अच्छा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो टोंक जिले के धुआं गांव में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर ये पहले मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन बाद में निर्गुण ब्रह्मा के उपासक बन गए। उन्होंने भक्ति में सरलता, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का
भाव दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपका है गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, आपको बताना है। ए ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल, बी ऑप्शन दयाराम साहनी, सी ऑप्शन बी लाल और डी ऑप्शन MD खरे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। चलिए और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। आपका पहला बिंदु है ताम्रयुगीन संस्कृति और तांबे की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है। तो गणेश्वर सभ्यता एक प्रमुख ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र थी। इसे तांबे की जननी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ तांबे के औजारों और बर्तनों के विशाल भंडार मात्रा में मिले हैं। उत्खनन में तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ और छेनियाँ प्राप्त हुई है यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का पूर्ववर्ती और व्यापार का केंद्र कौन था। तो यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है, जो इसे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से भी पहले का बनाती है। गणेश्वर से तांबे की आपूर्ति हड़प्पा सभ्यता को की जाती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे। तो हड़प्पा सभ्यता का पूर्ववर्ती और व्यापार का केंद्र गणेश्वर सभ्यता कहलाती है। साथ ही ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो कादली नदी के किनारे स्थित है। और इसका क्या महत्व है पुरातत्व का, पुष्कर का। तो यह सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना के पास कादली नदी के तट पर विकसित हुई थी। इस स्थल के पुरातात्विक महत्व के कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होने वाला है कि पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और ये सीकर जिले के नीम का थाना के पास कादली नदी के तट पर विकसित हुई थी। साथ ही यहाँ पर उत्खनन में तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ और छेनियाँ प्राप्त हुई थी। और इसकी खोज RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन सभ्यता के क्वेश्चन अवश्य देखने को आपको मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 11वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपका है लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है। आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल के द्वारा, बी ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या डी ऑप्शन पंडित नेहरू के द्वारा कही गई है। आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा यह पंक्तियाँ कही गई है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपका इससे संबंधित। मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उन्होंने क्या पंक्तियाँ कही थी किसी के चीज़ के लिए राजस्थान के संदर्भ में, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला आपका है कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा था, उनकी पंक्ति आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है, तो वही आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला है कर्नल जेम्स टोड, शायद ही राजस्थान में कोई छोटा राज्य हो जहाँ थर्मोपल्ली ना हुआ हो, और ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ कोई लियोनिडास ना हुआ हो। ये कहना था कर्नल जेम्स टोड का। यह पंक्ति उनके लिए फेमस है। साथ ही दूसरी है केसरी सिंह बारट, सिर झुके न शाह सिंहासन जिण सामने, पणो पंगत रहा फाबे कीमत कोने फतेह। और इसके अलावा तीसरा है महाराणा प्रताप, मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान ही उसके सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः इनकी रक्षा प्राणों से भी बढ़कर अपने को करनी चाहिए। तो महाराणा प्रताप का बहुत ही फेमस ये पंक्ति है। चलिए तो इन तीनों पंक्ति को आप जरूर देखिए और याद रखिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है गीलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है ए कादली नदी, बी बनास नदी, सी ऑप्शन सरस्वती नदी और डी ऑप्शन कोठारी नदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन बनास नदी के किनारे स्थित है गीलुंड सभ्यता। चलिए और क्या इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बिंदु हो आपके सामने है आहड़ बनास संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। तो गीलुंड जो है वह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ताम्रपाषाण काल की आहड़ बनास संस्कृति का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। यह लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच का है। यहाँ से इस संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। दूसरा है पक्की ईंटों का उपयोग कहाँ पर होता था। तो आहड़ सभ्यता में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं गीलुंड में पक्की हुई ईंटों का उपयोग भवनों के निर्माण में किया गया था। यहाँ के निवासी मिट्टी ईंट की संरचनाओं में रहते थे, जो संगठित और नियोजित बस्ती का संकेत देते हैं।
तीसरा है मिट्टी के बर्तन और मोहरे भी मिले हैं यहाँ से। तो यहाँ के उत्खनन में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की कलाकृतियाँ, मोतियों, तांबे और लोहे की वस्तुएं मिली है। इनमें से एक महत्वपूर्ण खोज भूमिगत मिट्टी के डिब्बे में मिली 100 से अधिक मोहरें हैं जो व्यापार और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। तो गिलुन सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बनास नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आहड़ और बनास संस्कृति का बड़ा स्थल था ये गिलुन, जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और ताम्रपाषाण काल की आहड़ बनास संस्कृति का सबसे बड़ा एक ज्ञात स्थल है। चलिए चलते हैं यहाँ से। आपको आहड़ से तो आपको कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन गिलुन से पकी हुई ईंटों का उपयोग भवन के निर्माण में किया गया आपको साक्ष्य मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी गणेश्वर सभ्यता, सी ऑप्शन आहड़ सभ्यता और डी ऑप्शन है गिलुन सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको माना जा सकता है? तो गणेश्वर सभ्यता को माना जा सकता है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है, तो वही बिंदु है आपके सामने कि भाई ताम्रयुगीन संस्कृति और तांबे की जननी गणेश्वर सभ्यता कहलाती है और तांबे की जननी के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ से तांबे के औजारों और बर्तनों का विशाल भंडार मिला है। उत्खनन में तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ और छेनियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्ववर्ती और ये एक व्यापार का केंद्र था। तो 2800 ईसा पूर्व के आसपास ये मानी जाती है। ये एक हड़प्पा संस्कृति की गणेश्वर तांबे की आपूर्ति हड़प्पा सभ्यताओं से की जाती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध थे और यह सीकर जिले के नीम का थाना के पास कांतली नदी के तट पर विकसित हुए है। इस स्थल को पुरातात्विक महत्व के कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। 14 आपके सामने, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो ए ऑप्शन तारागढ़ अजमेर, बी ऑप्शन आमेर, सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ और डी ऑप्शन कुंभलगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर पर राजस्थान के सबसे अधिक किले पर इस पर आक्रमण हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है। इस दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में चौहान शासक अजयपाल द्वारा करवाया गया था। इसे अजय मेरू दुर्ग भी नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम बाद में मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया गया था। यह एक अवैध किला है, भारत के सबसे पुरानी पहाड़ी किलों में से एक है। यह दुर्ग अपनी मजबूत रक्षात्मक संरचना के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण इसे अवैध माना जाता था। ब्रिटिश इतिहासकार बिशप हेबर ने इसे राजस्थान के किलों का जिब्राल्टर भी कहा था। तीसरा है जल प्रबंधन और धार्मिक महत्व क्या है? तो दुर्ग के अंदर पानी के 3 बड़े जलाशय थे जो कभी नहीं सूखते थे। इन जलाशयों से दुर्ग के निवासियों को पानी मिलता था। इसके अलावा दुर्ग में मीरा साहिब की दरगाह, घोड़े की मजार जैसे धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आपका 15वां क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन है? इनमें से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए रामचरण जी, बी हरिराम दास जी, सी ऑप्शन रामदास जी और डी ऑप्शन दरियाव जी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन हरिराम दास जी। तो राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी है। चलिए और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित? तो निर्गुण भक्ति और राम नाम पर इन्होंने जोर दिया था। यह संप्रदाय निर्गुण भक्ति परंपरा पर आधारित है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा का विरोध होता है और राम नाम के जप को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। साथ ही दूसरा है प्रमुख पीठ। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संत रामचरण जी महाराज ने की थी। इसकी मुख्य पीठ गद्दी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा में स्थित है, जिसे रामद्वारा भी कहते हैं। तीसरा इनकी प्रमुख शाखाएं, इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं जिनके अलग अलग संस्थापक थे, लेकिन वे सभी राम नाम के जप और निर्गुण भक्ति पर केंद्रित थे। कौन कौन सी 4 शाखाएं थी? तो शाहपुरा में संत रामचरण द्वारा स्थापित मुख्य पीठ थी है। दूसरी है रेण संत दरियाव जी द्वारा स्थापित है। तीसरी है सिंहतल, जहाँ पर संत हरिराम दास जी द्वारा इन्होंने स्थापित की थी। और अंतिम है खेड़ापा, जहाँ संत रामदास द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास रीट मेंस के लिए राजस्थान जीके की। आपको ये क्लास कैसी लगी? मैंने आपके लिए पूरी कोशिश की है कि 15 क्वेश्चन लिए हैं और संबंधित और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते हैं ये भी मैंने आपके लिए इससे लिए हैं। आने वाले आपके रीट मेंस 2026 वीडियो, जो कि 2 नवंबर 2025 को होने वाला एग्जाम है,
लैब असिस्टेंट, सभी के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की ये क्लास होने वाली है। आप सभी जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आपको इसी प्रकार राजस्थान जीके और सभी अलग अलग सब्जेक्ट की PYQ क्वेश्चन के लिए आप जुड़ सकते हैं JBN एजुकेशन पर। आपको इसी प्रकार वीडियो मिलते रहेंगे। आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़कर रीट मैथ्स 2026 की तैयारी निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। PYQ क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो कोई भी साथी इस वीडियो से नया जुड़ा हो, जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और पास में घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और आपको नोट्स, महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले आपको मोबाइल पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट राजस्थान जीके या किसी और अन्य क्लास राजस्थान के प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान के JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।